नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने पर आपकी सैलरी में मुख्यतः कौन कौन से परिवर्तन होंगे, पुरानी पेंशन योजना में आपको कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं जो कि आपको एनपीएस स्कीम में नहीं मिल रहे थे। एनपीएस डायरी यदि आपकी अपडेट नहीं है तो आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट किस प्रकार से प्रिंट करके रखें। जीपीएफ न्यू स्लैब के तहत आपकी सैलरी से मासिक कटौती कितनी होगी और साथ ही पुरानी पेंशन सिस्टम लागू होने पर आपका इनकम टैक्स कितना लगभग बढ़ जाएगा। इन सारे टॉपिक्स पे हम आज की इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियोज की अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। साथियों, राजस्थान में बजट 2022 के अनुसार अगले वर्ष से अगर हम इसको वित्तीय वर्ष मान लें तो 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान में ओपीएस एनपीएस के स्थान पर लागू कर दी जाएगी। ओपीएस लागू होने के बाद में जितने भी 1/1/2004 के बाद के जो कार्मिक हैं उनको पुरानी पेंशन के तहत कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, इनके ऊपर हम देखते हैं। यहाँ पे पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होगी, जैसा कि एनपीएस में 10% कटौती होती थी, वह कटौती अब बंद हो जाएगी। रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी कि अंतिम वेतन का 50% गारंटी के साथ यानी कि पूरी पेंशन सरकार द्वारा दी जाएगी। अब यहाँ पे 50% गारंटी का मतलब यहाँ पे है एक निश्चित आपका जो सर्विस पीरियड है, आपकी 27 साल की सर्विस है या 20 ईयर्स की है या 15 ईयर्स की सर्विस होगी, उसके अनुसार आपको गारंटी के साथ में सरकार द्वारा जितनी भी आपकी पेंशन बनती है वह सरकार द्वारा आपको देय होगी। रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी यानी कि अंतिम वेतन के अनुसार आपको 16.5 माह का वेतन दिया जाएगा, और ये 16.5 माह का वेतन है ये भी आपकी सर्विस के अनुसार ही आपको देय होगा। यदि आपकी सर्विस कम है तो उसके अनुसार आपको मिलेगा। सेवा काल में मृत्यु पर डेथ ग्रेजुटी की सुविधा जो 7वें वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है, ये भी इन कार्मिकों को देय होगी। सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन एवं नौकरी की सुविधा भी पुरानी पेंशन के तहत प्रदान की जाएगी। हर 6 माह बाद महंगाई भत्ता जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा भी इस स्कीम के तहत मिलेगी। और जीपीएफ निकासी यानी कि रिटायरमेंट के समय जो आपकी जो जीपीएफ राशि होगी उस पर किसी भी प्रकार का कोई आयकर देय नहीं होगा। इस प्रकार से ये पुरानी पेंशन स्कीम के जो लाभ हैं ये आपके सामने मैंने शेयर किए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। बहुत सारे साथियों की एनपीएस डायरी कंप्लीट नहीं है, अपडेट नहीं है, तो उन्हें किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना स्टेटमेंट जो अकाउंट का स्टेटमेंट है वो आप एनएसडीएल की साइट पे या एनपीएस की साइट पे जाके वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके अपने पास में रख लीजिए। जैसे ही आपकी 10% जो भी कटौती हुई है जो आपकी जीपीएफ खाते में जमा होगी तो उस समय आप उस राशि का मिलान कर सकें कि आपकी कितनी राशि कटी हुई है और कितनी राशि आपके जीपीएफ अकाउंट में जमा हुई है। अगर किसी भी प्रकार का मिसमैच हो तो वह प्रिंट आप जीपीएफ ऑफिस वालों को दिखा सकें और अपनी इस मिसमैच को दूर करवा पाएं। इसके लिए हमें एनपीएस की साइट पर जाना होगा। साथियों, एनपीएस का स्टेटमेंट निकालने के लिए हमें गूगल में एनपीएस टाइप करना है। एनपीएस टाइप करने के बाद में जैसे हम सर्च बार को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनपीएस एनएसडीएल यानी कि enps.nsdl.com पे जाना है आपको। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पे आ रहा है नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको आप इसको स्क्रॉल करते हैं इस पेज को तो यहाँ पे नीचे आपको लॉगिन विद प्राण या फिर आईपिन, इसे आपको लॉगिन करना है। इस पे हमें क्लिक करना है। देखिए जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम। यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर्स ये जो टैब है इसको लॉगिन करना है। यहाँ पे यूजर आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और यहाँ पे सबमिट करना है। मान लीजिए आप है वो पासवर्ड भूल गए तो ऐसे आप रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। आईपिन फॉर ईएनपीएस, अपने आईपीएन को यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की हेल्प या इंस्ट्रक्शन आपको लॉगिन के समय में चाहिए तो वो इंस्ट्रक्शन यहाँ से आप ले सकते हैं। जो नोडल ऑफिसर्स हैं या फिर अदर इंटरमीडिएरीज हैं वो यहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक सब्सक्राइबर के तौर पे यहाँ से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के मैं इसको सबमिट करता हूँ। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये साइट ओपन होगी। देखिए इस प्रकार का पेज ओपन होगा। ट्रांजैक्शन ऑनलाइन
इन्वेस्टमेंट समरी, डेमोग्राफिक चेंजेस, ग्रीवियंस, व्यूज, एग्जिट फॉरम, एनपीएस, पासवर्ड मैनेजमेंट, ट्रांजैक्ट ऑनलाइन, इसमें देखिए कंट्रीब्यूट ऑनलाइन, चेंज स्कीम प्रेफरेंस, चेंज पीएफएम, ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम टीयर 2 टू टीयर 1 और विड्रॉल। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समरी में आप ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में जाना है, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट का प्रिंट लेके रखना है, और होल्डिंग स्टेटमेंट और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। तो आपको ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें डेट दी हुई है, किस डेट को आप ये अपना स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे प्राण नंबर आएंगे आपके, और फाइनेंशियल ईयर आपके जहाँ से भी कटने शुरू हुए हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर से कटने शुरू हुए हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 16-17 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में क्वार्टर का जो आ रहा है उसमें आप ऑल करेंगे, और टीयर टाइप है उसमें आप टीयर 1 करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो टीयर 1 में जाता है। और जनरेट स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये स्टेटमेंट ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पूरे डाटा दिए हुए मिलेंगे, जिसमें सब्सक्राइबर का नाम, प्रान नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, एड्रेस, टीयर 1 स्टेटस, टीयर 2 स्टेटस, फिर टीयर 2 टैक्स सेवर स्टेटस, ये सारे के सारे डाटा यहाँ पे मिलेंगे। फिर आप जैसे पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो करंट स्कीम प्रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग्स और इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि मैंने 16-17 का स्टेटमेंट निकाला है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ रहा है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने हुए हैं उस वित्तीय वर्ष में, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2017, यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। और टोटल विड्रॉवल एज ऑन, जो भी विड्रॉवल किया है तो यहाँ पे 0 आ रहा है। और टोटल नॉशनल गेन और लॉस जो भी हुआ है आपको वह यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए। उसके बाद में हम जैसे ही पेज को और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए कंट्रीब्यूशन और रिडेम्पशन डिटेल्स ड्यूरिंग द सेलेक्टेड पीरियड, यानी कि आपकी राशि है वो कब कब काटेगी है। तो आप इसका मिलान सही से कैसे करेंगे, इसके लिए आपको उस वित्तीय वर्ष का GA55 भी डाउनलोड करना होगा। GA55 से आप ये जो भी आपकी राशि, यानी कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो आपका कंट्रीब्यूशन हुआ है वह आपके GA55 से मैच हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो इसको आप अभी से ही दुरुस्त करवा लें। इस प्रकार से आप प्रत्येक वित्तीय वर्ष का अपना ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट या फिर आपका जो भी अकाउंट स्टेटमेंट है उसका आप प्रिंट ले लीजिए, और प्रिंट लेके आप अपने एक फाइल बना लीजिए, उस फाइल में उसको रखिए। जैसे ही ये राशि GPF में ट्रांसफर होगी उस समय इसको आप मैच कर लीजिए। तो ये अपने NPS अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने का प्रोसीजर है, जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो दूसरे टॉपिक्स हैं उन पे विस्तार से बात करते हैं। स्कीम लागू होने के बाद में आपकी GPF कटौती आपके स्लैब के अनुसार कितनी होगी, ये हम इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। ये आदेश जो कि 7 फरवरी 2018 का ये आदेश प्रसारित हुआ था। इस नोटिफिकेशन के बाद से कंटिन्यू यही दरें अभी तक GPF में चल रही हैं। पे ड्रॉन इन पे मैट्रिक्स, यानी कि अप टू 23,100 आप जिस भी स्लैब में आ रहे हैं उस पे मैट्रिक्स को आप चेक कर लें। रेट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रुपीज, जैसे 23,100 के लिए 1450 रुपये, 23,101 से 28,500 तक 1,625 रुपये, 28,501 से 38,500 तक 2,100 रुपये। तो यहाँ पे आप अच्छे से इस टेबल में चेक कर लीजिए कि आपकी जो स्लैब है वो कौन सी है, यानी कि पे मैट्रिक्स कौन सी है, और उस पे मैट्रिक्स के अनुसार आपकी मासिक कटौती कितने रुपए होगी। और अधिकतम यानी कि अबोव 1,67,000 तक जो कटौती है वो होगी 10,500 रुपये। तो इस प्रकार से GPF कटौती के बारे में ये एक टेबल बनी हुई है, उसके माध्यम से आप अपनी जो भी कटौती मासिक होगी उसके बारे में आप जान सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में, यानी कि GPF कटौती के बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि पुराने पेंशन सिस्टम लागू होने से आपके टैक्स पर क्या असर पड़ने वाला है और आपकी सैलरी पर क्या असर। अब यहाँ पर हम इस एक्सेल शीट के माध्यम से इनकम टैक्स पर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या डिफरेंस आएगा उसके बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए ये 2021-22 में प्राप्त कुल सकल, यानी कि कर योग्य सुविधाओं मूल्य सहित, यानी कि ग्रॉस इनकम है वो बंदे की यहाँ पे 8,07,715 रुपये है। और सरकार द्वारा जो NPS की राशि जमा करवाई जाती है 10% सरकार द्वारा जो दे है वह यहाँ पे इसमें जुड़ती है। तो इसकी
आय है वो हो गई 8,82,841 रुपये। 50,000 का इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, तो इसकी राशि बची है 8,32,841। अब उसके बाद में यहाँ पे सकल आय है वो 8,32,841 होगी। उसके बाद हम नीचे देखते हैं 1.5 लाख की जो कटौतियां हैं, यहाँ पे 1,58,499 इसकी ATC में कटौतियां हो रही है, तो इसको इसका बेनिफिट मिल गया 1.5 लाख रुपए का। और साथ ही यहाँ पे ATCCD2 में इसको जितना NPS गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे दिया गया था उसकी छूट यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे 50,000 रुपये के अतिरिक्त यानी कि ATCCD1B के तहत इसको छूट मिलती है। तो ये NPS कार्मिकों को छूट मिलती है, और जैसे अपन GPF में जाएंगे तो उसके बाद में ये छूट बंद हो जाएगी। तो इससे टैक्स पर फर्क क्या पड़ेगा वो देखते हैं। फिलहाल ये कार्मिक NPS में है, इसको यहाँ पे ये 50,000 रुपये की छूट मिल रही है। इस छूट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये उधर जमा हो रही है और इधर यहाँ पे उसको छूट मिल रही है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 50,000 रुपये की जो छूट मिल रही है, इसकी वजह से इसका जो अंतिम टैक्स है वो बन रहा है 24,594 रुपये। ये NPS कार्मिक होने के कारण बन रहा है। अगर यही कार्मिक अगर GPF में हो तो उसको छूट कितनी मिलेगी और उसका टैक्स कितना बनेगा ये हम देख लेते हैं। अब ये कार्मिक GPF में आ चुका है। GPF में आने के बाद में इसकी आय वो उतनी है, यहाँ पे सरकार द्वारा जो NPS की राशि है वो यहाँ पे 0 है, यानी जमा नहीं होती है, तो उसकी टोटल आय है ग्रोस वो भी उतनी रहेगी। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन NPS में थे तभी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है, और इसकी आय है वो 7,57,715 होगी। अब इसको यहाँ पे नीचे देखते हैं, यहाँ पे इनकी टोटल कटौतियाँ वो 2,02,393 रुपये, लेकिन इसको डिडक्शन यानी कि ATC के तहत 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। उसके बाद में ATCCD2 है, उसमें 0 के ऊपर राशि जुड़ी नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 आएगी। लेकिन यहाँ पे जो NPS के तहत उसको 50,000 की छूट मिल रही थी वह यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो इसको छूट टोटल मिलती है 1.5 लाख रुपए की। और अंत में देखिए इसका टैक्स जो पहले 24,000 कुछ रुपए बन रहा था वह टैक्स अब बनेगा 34,994, लगभग 11,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स उनको कटवाना पड़ेगा। इस प्रकार से NPS में आपका टैक्स कम लग रहा था, लेकिन जैसे आप GPF में आएंगे तो आपको NPS की 50,000 रुपए की छूट जो ATCCD1 के तहत मिल रही थी, 1B के तहत मिल रही थी, वह छूट अब आपको नहीं मिलेगी। यानी कि टोटल आप डिडक्शन जो भी करवा रहे हैं, जिस स्कीम में करवा रहे हैं उसके तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, और उसके बाद में आपका टैक्स है वो ज़्यादा बनेगा और आपको टैक्स भी ज़्यादा जमा करवाना पड़ेगा। इस प्रकार से टैक्स में क्या परिवर्तन होगा और आपकी सैलरी में क्या परिवर्तन होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आज की इस वीडियो में विस्तार से डिस्कशन किया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।